हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों, अगर आपको आधार सेंटर ओपन करना है, सबसे पहले दोस्तों आधार सेंटर ओपन करने के लिए आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, जो कि सुपरवाइजर एवं ऑपरेटर की सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आप लोग बहुत बार एग्ज़ाम दिए होंगे, बट आपका उसमें से 100 क्वेश्चन में से आप बहुत कम का ही सही कर पाते, जिसके कारण से आपको सुपरवाइजर एवं ऑपरेटर का आईडी नहीं मिल पाती है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा, इस 500 क्वेश्चन पढ़ के आप जाइए, इसमें से 100% 100 क्वेश्चन इसमें से फंसेगा। अगर आप 80 का भी जवाब दे देते हैं, 90 का भी जवाब देते हैं, तो आप सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। 100% दोस्तों इसमें यानी कि गारंटी है कि आपको इसी से क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों आपको 3 से 4 घंटा मात्र पढ़ना होगा, और एक दिन में पढ़ के आप सुपरवाइज़र का यानी कि एग्ज़ाम पास कर सकते हैं और सुपरवाइज़र का आईडी आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, यदि फिंगरप्रिंट कैप्चर आवश्यक गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक को लेने के लिए उचित प्रयास करेंगे। हाँ, तो इसका सच आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए उत्तर देखे पे हम क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर सच है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि उंगलियां न होने के कारण एक नामांकनकर्ता बायोमेट्रिक देने के सक्षम ना हो, यह एक देश और इसके निपटान की आवश्यकता है। तो दोस्तों हम इसका आंसर 4 होगा, क्योंकि अपवाद में आ जाता है, किसी किसी का उंगलियां नहीं रहता है, बाकी सबका तो उंगलियां रहता ही है। चलिए मैं आंसर देखे पे क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों ये अपवाद है 4 नंबर। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक या दोनों आँखों में पट्टी है, पट्टी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव ना हो तो उसे ऑपरेटर द्वारा सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों मैं इसका उत्तर देखता हूँ, इसका उत्तर क्या होता है। ये सच ही होना चाहिए, बट देखता हूँ। तो दोस्तों सच है। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगर निवासी ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है तो फिंगरप्रिंट छवि को समान रूप से लिया जाना चाहिए। तो शायद इसका नहीं होगा, झूठ होगा, बट देखते हैं उत्तर देख के। सच है, इसका सही है आंसर। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। फिंगरप्रिंट छवियों को लेने के दौरान अगर उंगलियां डैश हैं तो इसे सॉफ्टवेयर में दिए गए डाटा में दर्ज किया जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं दिए गए विकल्पों में से सभी, लापता, कटी हुई, यानी कि सब हो जाएगा इसमें आंसर, ऑल ऑफ दीज। तो चलिए मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ, छठा क्वेश्चन की तरफ। यदि ऑपरेटर खराब रोशनी के कारण चेहरे की छवि को लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर को कमरे में बेहतर प्रकाश वाले किसी स्थान पर नामांकन स्टैंड वाले स्थापित कर लेना चाहिए। तो चलिए मैं उत्तर देख लेता हूँ। तो सच है। चलिए दोस्तों मैं 7वां क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ। अगर आवेदन की पट्टी वाली उंगली को फिंगरप्रिंट छवि के लिए लिया जाना है तो ऑपरेटर को डैश चाहिए। तो चलिए मैं उत्तर देख लेता हूँ। इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, शेष उंगलियों के फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लेना चाहिए। चलिए मैं 8वां क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। यदि एक नामांकनकर्ता के लिए रूखेपन के कारण फिंगरप्रिंट मानक छवियां संभव नहीं है तो ऑपरेटर को नामांकनकर्ता से विनम्रपूर्वक अपना चेहरा धोने के लिए कहना चाहिए। झूठ, इसका आंसर हो जाएगा झूठ। चलिए मैं 9वां क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। ऑपरेटर ने निवासी के बायोमेट्रिक लेने के लिए अत्यधिक प्रयास कर लिया है और प्लेटिन पर लिया गया फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है। तो इसका आंसर सच। तो चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। यदि किसी भी विकृति या बीमारी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को निवासी से आँखों का ऑपरेशन कराने के लिए कहना चाहिए। यदि झूठ होना चाहिए, तो झूठ है आंसर इसका। चलिए मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ। बायोमेट्रिक अपवाद के कारण निवासी के नामांकन के लिए ऑपरेटर को अनिवार्य रूप से कैप्चर करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, दोनों 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। IRI छवि को कैप्चर करने के लिए राजू अपनी आँखों के ठीक से खोलने में असमर्थ है, तो इस मामले में ऑपरेटर क्या कर सकता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, अपने हाथों की मदद से नामांकनकर्ता की आँखों खोलने की सहायता करें। तो मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। बार बार प्रयास करने के लिए बावजूद देवी के उंगलियों की छाप सही गुणवत्ता के नहीं
लिया जा रहे हैं तो उस मामले में डैश किया जा सकता है। तो मैं आंसर देखता हूँ दोस्तों, 1 नंबर का आंसर केंद्रीय में उपलब्ध गीला स्पॉन्ज या तौलिया प्रदान करें। तो दोस्तों नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। यदि निवासी के पास अतिरिक्त उंगलियां है तो ऑपरेटर को अतिरिक्त उंगलियों को अनदेखा कर देना चाहिए। तो सच में अनदेखा कर देना चाहिए। जैसे कि दोस्तों किसी किसी का उंगली 6 हो जाता है तो उसका 5 ही उंगली का कैप्चर किया जाता है, 1 उंगली का नहीं किया जाता है, जिसके कारण से ये सच है। आगे की ओर मैं बढ़ता हूँ। अगर निवासी की उंगलियां या आइरिस में अस्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव ना हो तो ऑपरेटर इसे अपवाद में रिकॉर्ड करेगा। तो देख सकते हैं सच, अपवाद में रिकॉर्ड करेगा। तो मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। अगर नामांकनकर्ता उंगली को बराबर करने में असमर्थ है तो ऑपरेटर कर सकता है नामांकनकर्ता की अनुमति ले और फिर उसकी सहायता करे। तो मैं आंसर को देख लेता हूँ क्योंकि आपका टाइम दोस्तों बचेगा। जल्दी जल्दी करा देता हूँ क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से सभी सही है, इसमें सभी सही है। तो आगे की ओर मैं बढ़ता हूँ। यदि नामांकनकर्ता डैश के कारण बायोमेट्रिक देने में असमर्थ है तो यह अपवाद है और इस प्रकार इसे संभालने की आवश्यकता है। तो दिए गए विकल्प में से सभी सही है दोस्तों। चलिए मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। अगर नामांकनकर्ता की केवल एक आंख है और आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को डैश करना चाहिए। तो देख सकते हैं दोस्तों उत्तर में दो नंबर उत्तर है, इसे प्रणाली में दर्ज करना चाहिए। आगे की ओर मैं बढ़ता हूँ। नामांकन केंद्र पर किसी भी जनसंख्यांकी अद्यतन के लिए फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटोग्राफ की बायोमेट्रिक पुष्टि अनिवार्य है। देख सकते हैं आप, सच है। उसके बाद यदि ऑपरेटर स्विच या विचलित आँखों के कारण एक समय में दोनों आँखों को लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर आइरिस छवि को पुनः प्राप्त कर सकता है। देख सकते हैं इसका आंसर सच है। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। नामांकनकर्ता के हाथ शुष्क है और वह उपकरणों पर उंगलियों के निशान लेने में असमर्थ है तो ऑपरेटर डैश कर सकते हैं। नामांकनकर्ता को विनम्र से हाथ धोने के लिए कहें। देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, यानी 1 नंबर और 2 नंबर दोनों हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। उसके बाद दोस्तों 22वां क्वेश्चन है। यदि एक या दोनों आँखों के अभाव में आइरिस छवि लेना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को इसे प्रणाली में रिकॉर्ड करना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर सच है। उसके बाद यदि नामांकनकर्ता की उंगलियां कटी हुई है तो निम्न में से क्या किया जा सकता है। तो इसका आंसर देख सकते हैं ऑपरेटर द्वारा शेष उंगलियों के निशान कैप्चर कर लेना जाए। उसके बाद देखते हैं यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ है तो यह एक समान अपवाद है। सच है। तो आगे की ओर बढ़ता हूँ। यदि लिए गए फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता के नहीं है तो ऑपरेटर छवि को काट सकता है। देख सकते हैं झूठ। तो मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। यदि नामांकनकर्ता UIDAI द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक का पूरा सेट देने में सक्षम नहीं है तो उन कारणों को अपवाद माना जा सकता है। तो सच है। अगर किसी निवासी की अतिरिक्त उंगलियां होती है तो अतिरिक्त उंगलियां को लेने से बचने के लिए ऑपरेटर को फिंगरप्रिंट कैप्चर में निवासी की सहायता करने की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर सच हो जाएगा। यदि प्लेटन पर लिया गया डैश अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक लेने के लिए अधिक बार प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं उंगलियों की छाप। यदि एक या दोनों आँखों के न होने के कारण आइरिस छवि लेना संभव नहीं हो तो ऑपरेटर को डैश करना चाहिए। तो उसका उत्तर देगा सिस्टम में इसे रिकॉर्ड करना चाहिए। यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे या बीमारी की वजह से बायोमेट्रिक उपकरणों या तस्वीर तक पहुंचने के लिए स्वयं को सही स्थिति में रखने के असमर्थ हैं तो यह फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर करने के लिए एक अपवाद है। तो ये झूठ है। यदि स्विच्ड या विचलित आँखों के कारण एक समय में दोनों आँखों को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर डैश का प्रयास कर सकता है। तो दोस्तों हटा देना सही रहेगा। उसके बाद दोस्तों देखिए रामा देवी 42 वर्षीय दैनिक वेतन भोगी है।
अपने बायोमेट्रिक डाटा एकत्रित कर समय ऑपरेटर नोटिस करता है कि उसके फिंगरप्रिंट की गुणवत्ता पर्याप्त नहीं है, तो वह उसके फिंगरप्रिंट को लेने का बार बार प्रयास करता है, लेकिन उसी परिणाम का सामना कर रहा है। उस स्थिति में क्या जा सकता है? तो दोस्तों देखते हैं, इसका आंसर है 2 नंबर। ऑपरेटर रमा देवी की उंगलियों को दबा देने के लिए महिला ऑपरेटर या स्वयं सेवकों को कह सकता है। उसके बाद दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन है, वीरा 50 वर्षीय बुजुर्ग है। बीमारी के कारण वह बायोमेट्रिक उपकरणों तक पहुंचने या तस्वीर के लिए सही मुद्रा में खुद को रखने की स्थिति में नहीं था, तो ऑपरेटर वीरा के बायोमेट्रिक डाटा कैप्चर कैसे कर सकता है? तो देख सकते हैं ऑप्शन 1 नंबर है, ऑपरेटर उपकरण नामांकनकर्ता के करीब से जा सकते हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों, यदि निवासी की आइरिस या उंगली में अस्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव ना हो, तो ऑपरेटर इसे अपवाद में रिकॉर्ड करेगा। तो सच है। अनुषा को कल अपने चचेरे भाई की शादी में भाग लेने की ज़रूरत है और उसने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है, तो ऑपरेटर अनुसास की फिंगरप्रिंट छवि को कैप्चर करने में कैसे सक्षम हो सकता है? देख सकते हैं, सामान्य रूप से कैप्चर करें, यानी अगर मेहंदी लगा हुआ होता है तो आप ठीक से कैप्चर करें ताकि मेहंदी हटने के बाद भी उसका कैप्चर काम करे। यदि ऑपरेटर खराब प्रकाश की वजह से चेहरे की छवि को कैप्चर करने में सक्षम नहीं है, तो एक क्रियाशील प्रतिक्रिया है, तो स्थिति को डैश द्वारा संभालना जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं दिए गए सब यानी जितना 4 ऑप्शन था सब। अगर निवासी उंगली या आइरिस में अस्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव नहीं है, तो ऑपरेटर इसे डैश में रिकॉर्ड करेगा। तो आप देख सकते हैं अपवाद में इसको रिकॉर्ड कर लेगा। निम्न में से कौन सामान्य अपवाद के तहत आता है? तो ऑप्शन नंबर 3, बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ। रंगा एक लकड़हारा है और पैर काटते समय उसकी तर्जनी उंगली को चोट पहुंच गई है और इस पर पट्टी बंधी है, तो ऑपरेटर फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर कैसे कर सकता है? तो आप देख दोस्तों इसका आंसर 2 हो जाएगा। ऑपरेटर शेष उंगलियों के निशान ले सकता है। एक नामांकनकर्ता डैश के कारणों से UID द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक का पूरा सेट देने की स्थिति में नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दिए गए सभी, यानी चोट लगा हुआ या कटी हुई उंगली कुछ भी होगा तो बायोमेट्रिक देने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। उसके बाद दोस्तों 41वां क्वेश्चन है, नामांकन की गुणवत्ता पर नामांकन ऑपरेटर और सुपरवाइजर के लिए दिशा निर्देश। दोस्तों अब ये क्वेश्चन यहाँ से चेंज हो चुका है, 40 के बाद ये दिशा निर्देश का क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। चलिए मैं इस क्वेश्चन को भी करवाता हूँ। दिए गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। दोस्तों इसमें बोल रहा है पहचान करने के लिए, क्यों इसमें देखिए गलतियाँ क्या आपको दिख रहा है, ये बच्चा का फोटो है और एज इसका 40 वर्ष दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी संभावित आयु फोटो विसंगत, यानी कि आयु ज़्यादा है और फोटो दूसरे का लगा हुआ है, तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा दोस्तों। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। उसके बाद दोस्तों दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें क्या है, इसका आंसर नाम और पता, यानी नाम पता दोस्तों इसमें गलत है। देख सकते हैं नाम पता कुछ से कुछ डाला हुआ है और बहुत ज़्यादा इसमें भर दिया गया है, इसीलिए इसे गलत है। तो दोस्तों नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। उसके बाद दोस्तों इसमें देखिए दिए गए छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या होगा, इसमें है रिश्ता त्रुटि, यानी कि आत्मजन रमेश प्रसाद यादव रामांडी भोजपुरी बिहार, इसमें यही यानी कि इसका पिता का नाम इसका नाम गड़बड़ी है, इसी कारण से रिश्ता त्रुटि है। दोस्तों नेक्स्ट की ओर में बढ़ता हूँ। दिए गए छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। तो इसमें भी दोस्तों वही पहचान आपको करना है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाता है, फोटो की फोटो। जी दोस्तों आप देख सकते हैं इसका फ़ोटो खिंचा हुआ है, फ़ोटो दिख रहा है यानी कि फ़ोटो खिंचा हुआ है।
जबकि आधार सेंटर में दोस्तों लाइव फ़ोटो का ज़रूरत पड़ता है। लाइव फ़ोटो खींचे आप, फ़ोटो का फ़ोटो नहीं डाले, अन्यथा अगर आप सेंटर चलाएँगे तो आपका सेंटर बंद हो सकता है। चलिए मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। आप देख सकते हैं इसका अपवाद क्या हो जाएगा। अपवाद फ़ोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, यानी 2 नंबर, यानी इसका बायोमेट्रिक हाँ फ़ोटो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, ये हाथ आगे कर दिया है इसी कारण से। तो इसमें देख सकते हैं दोस्तों, दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। दोस्तों इसमें तो पूरा त्रुटि आपको नज़र आ रहा है। जिस जगह पे होना चाहिए इसका फ़ोटो वहाँ दे दिया है मोबाइल नंबर, मोबाइल का फ़ोटो दे दिया है। तो दोस्तों देख सकते हैं अपवाद को, अपवाद फ़ोटो में ऑब्जेक्ट, यानी मोबाइल को ऑब्जेक्ट बोला जाता है। कोई भी चीज़ अगर फ़ोटो के बदला में डालते हैं उसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है। इसी कारण से यहाँ दिया हुआ है अपवाद फ़ोटो में ऑब्जेक्ट। तो मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों इसको देख लीजिए, दी गई छवि में त्रुटि के प्रकार की पहचान करें। तो देख सकते हैं इसमें क्या है, अलग अलग व्यक्तियों का फ़ोटो, यानी एक व्यक्ति का फ़ोटो होना चाहिए। इसमें दोनों व्यक्ति का फ़ोटो डाल दिया है, एक बच्चा का एक बूढ़ी का। इसी कारण से ये अलग अलग इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें देखते हैं रिश्ता की त्रुटि है। तो इसमें जब रिश्ता वाला दोस्तों आ जाता है, रिश्ता वाला में देख सकते हैं रिश्ता की त्रुटि, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर। जब पता सेक्शन में दिया गया संबंध निवासी के दिए गए लिंक या फोटोग्राफ से मेल नहीं खाता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपूर्ण पते की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यदि 3 से कम स्थान दिए जाते हैं, यानी कि आपका जैसे कि आधार कार्ड आप बनाते हैं, आपका एड्रेस @POPS नहीं दिया जाता है, तो आप उससे पहचान कर सकते हैं कि इसमें त्रुटि है। यानी 3 पता होना अनिवार्य है। आपका घर, आपका पोस्ट ऑफिस, आपका डिस्ट्रिक्ट, ये सब देना अनिवार्य है। चलिए मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। उसके बाद दोस्तों, निम्न में से कौन धोखेबाड़ी के रूप में माना जाता है यदि अधूरा पता दर्ज किया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, फ़ोटो की फ़ोटो लेना। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि एक जगह फ़ोटो का फ़ोटो था, जिसके कारण से वो वहाँ गलत था। तो इसमें जो है कि बस सेम क्वेश्चन को उल्टाया जा रहा है। चलिए मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। एक निवासी बॉलीवुड की हस्तियों में से एक को बहुत पसंद करता है और वह ऑपरेटर से अनुरोध करता है कि वह अपने आधार में अपनी फ़ोटो की बजाय सेलिब्रिटी की फ़ोटो संलग्न करे। तो क्या ऑपरेटर निवासी के अनुरोध से हो सकता है। तो इसका आंसर देख लीजिए, नहीं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। दोस्तों देखिए, नामांकन छवि में एक अपवाद फ़ोटो कोई अपवाद नहीं दिखता है, तो ऑपरेटर को निम्नलिखित विकल्पों में से किसे चिन्हित करना चाहिए। आप देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, अपवाद फ़ोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आप अपवाद फ़ोटो के स्थान पर किसी वस्तु की आप मामले में जांच करेंगे। तो अपवाद फ़ोटो में इसमें दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, अपवाद फ़ोटो में वस्तु। उसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा फ़ोटो त्रुटि का फ़ोटो है। यानी देखिए दोस्तों इसमें सभी दिए गए विकल्प सही है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन फ़ोटो त्रुटि के फ़ोटो के रूप में माना जाता है। तो इसका देख सकते हैं आंसर नंबर 4 हो जाएगा, उस व्यक्ति के स्वयं उपस्थिति न होने के मौजूद व उस व्यक्ति की फ़ोटो कैप्चर कर ली जाए। जैसा कि दोस्तों अगर व्यक्ति नहीं भी होता है तो उसका फ़ोटो से कैप्चर किया जाता है, इसी कारण से दोस्तों वो गलत हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। उसके बाद दोस्तों निम्न में से किन फ़ोटो को अपवाद फ़ोटो में खराब गुणवत्ता के रूप में चिन्हित किया जाता है। इसका आंसर आप दोस्तों देख सकते हैं, खराब दृश्य वाला फ़ोटो। तो चलिए मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। उसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी फ़ोटो अपवाद फ़ोटो दिशा निर्देश के अनुसार नहीं के रूप में चिन्हित होगी। तो इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ आपको। उत्तर नंबर 2, एक फ़ोटो जहाँ व्यक्ति नीचे देख रहा हो। अगर दोस्तों आपको लग रहा है कि वीडियो तेज़ी से मैं बना रहा हूँ तो दोस्तों आप लोग रोक के वीडियो देख। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। उसके बाद दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन है, शांति 65 वर्षीय महिला है, अपने बीमार स्वास्थ्य के कारण वह आधार के लिए नामांकित होने के लिए नामांकन केंद्र में आने में असमर्थ है। तो उनके बेटी को
उनकी पासपोर्ट फ़ोटो मिलता है, तो जिस आधार के लिए उनकी फ़ोटो को के रूप में कैप्चर किया जा सकता है, क्या इस तरह से परिदृश्यों में फ़ोटो की फ़ोटो लेना स्वीकृत है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नहीं। फ़ोटो की फ़ोटो लेना पिछला वीडियो में पिछला क्वेश्चन में देख ही लिए हैं कि फ़ोटो का फ़ोटो लेना वो गलत हो जाता है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो राकेश एक नामांकन ऑपरेटर हैं। वह कभी कभी निवासियों में से एक को चित्रों को पकड़ने के लिए कहता है, जबकि वह सिस्टम में विवरण दर्ज करता है। क्या यह स्वीकार्य है? तो देखिए इसका आंसर एक हो जाएगा नहीं, क्योंकि फ़ोटो केवल नामांकन ऑपरेटर द्वारा क्लिक किया जाना चाहिए। तो इसका चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नामांकन दिशा निर्देश के अनुसार एक निवासी को नामांकन के समय या तो स्वयं उपस्थित होने की ज़रूरत है, नामांकन ऑपरेटर द्वारा या निवासी द्वारा निवासी को फ़ोटो क्लिक किए जाने की ज़रूरत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर झूठ। तो 61वां क्वेश्चन है, एक अपवाद फ़ोटो एक व्यक्ति बाई ओर करने के लिए देखी एक छवि को दर्शाता है, यदि यह किस प्रकार की त्रुटि है? तो 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, अपवाद फ़ोटो दिशा निर्देश के अनुसार नहीं है। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। एक फ़ोटो 26 वर्षीय महिला की छवि दिखाती है और उसकी अपवाद फ़ोटो 26 साल की एक औरत की छवि दिखाती है, जिसमें उसके दाहिनी हाथ पर उंगलियां होती है। यह किस प्रकार की त्रुटियां हैं? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, अलग अलग व्यक्तियों का फ़ोटो। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा एक बूढ़ी और एक बच्ची का फ़ोटो था, तो वो अलग अलग फ़ोटो में त्रुटियां था। तो सेम क्वेश्चन पीछे दिखा रहा था, आगे ये पूछ रहा है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। एक फ़ोटो 45 वर्षीय व्यक्ति की छवि दिखाता है और उसकी अपवाद फ़ोटो एक ही आदमी को एक हाथ के बिना दिखाती है। तो इसके अलावा अपवाद फ़ोटो में चेहरा स्पष्ट नहीं है, तो आप निम्न में से किस त्रुटि को चिन्हित करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, अपवाद फ़ोटो में खराब गुणवत्ता। चलिए मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। निवासी का नाम जेमसिम दिखता है, जो फूल का नाम भी है। क्या यह एक त्रुटि है? नहीं, इसका आंसर तो नहीं होना चाहिए, नहीं है, क्योंकि फूल का नाम हो या कोई भी चीज़ का नाम हो, नाम आप रख दिए तो उसका नाम हो जाता है। चलिए मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। आप उस महिला की एक छवि देखते हैं जो 20 साल तक हो सकती है, हालांकि उल्लेखित उम्र 55 वर्ष है। ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, इसमें संभावित आयु फ़ोटो विसंगत त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे। चलिए मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। विवरण की जांच करने के दौरान आप पाते हैं कि पते में शीर्षक WO रविंदर रेड्डी के रूप में दिया जाता है, तो हालांकि तस्वीर एक 10 साल की लड़की की है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कार्रवाई करेंगे? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं दोस्तों, 1 नंबर हो जाएगा, रिश्ता त्रुटि। चलिए मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। नामांकन दिशा निर्देश के अनुसार एक निवासी नामांकन और निवासी ज़रूरतों का फ़ोटो के समय केवल नामांकन ऑपरेटर द्वारा क्लिक किया जाना पर शारीरिक रूप से उपस्थित होने की ज़रूरत है। सत्य होगा। नेक्स्ट की ओर में बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन त्रुटि नाम व पता नियंत्रण में संभावित त्रुटि को दर्शाता है? तो आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, जब अस्थायी भाषा और अंग्रेजी में लिखा गया पता मेल नहीं खाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर फोटो में छवि कुर्सी है तो निम्न में से किस त्रुटि को चिन्हित किया जाना चाहिए? तो देख सकते हैं इसका हो जाएगा व्यक्ति लापता। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह एग्जाम में 100% आता है और ये आएगा ही आपका भी। देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको ठीक से एक बार पढ़ लें और बढ़िया से इसको रट लें। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या बोल रहा है। एक बायोमेट्रिक कैप्चर केवल 4 उंगली प्रिंट दिखता है और अपवाद फ़ोटो 4 उंगली के साथ अपने हाथ दिखता है, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं है, तो अपवाद फ़ोटो। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो दोस्तों एक बायोमेट्रिक कैप्चर केवल 3 उंगली प्रिंट दिखता है तो और अपवाद फ़ोटो में बिना किसी बाएं कान वाले व्यक्ति का चेहरे होता है, तो अपवाद फ़ोटो स्वीकृत है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नहीं,
यह अपवाद फोटो के रूप में अपने हाथ की फ़ोटो होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नामांकन को अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है तो त्रुटि माना जाता है जब निवासी की छवि कोई अपवाद नहीं दिखती है, हालांकि इसे अपवाद के रूप में चिन्हित किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सच। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अपवाद फोटो में कोई अन्य व्यक्ति होने पर नामांकन को ऑब्जेक्ट इन अपवाद त्रुटि माना जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों देख लेते हैं, 2 नंबर झूठ। दोस्तों अगर 23 से मैं आपको बता रहा हूँ तो दोस्तों आप क्वेश्चन को रोक रोक के पढ़ के आंसर को अपने आप कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। उसके बाद दोस्तों जब अपवाद फोटो स्पष्ट नहीं है तो आपको चमक बढ़ाने के लिए और फोटो को स्वीकृत करना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा झूठ। तो उसके बाद दोस्तों चलता हूँ मैं आगे की ओर। जब फोटो और अपवाद फोटो समान होते हैं तो यह डैश होता है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 2 नंबर। चलिए मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। आप पाते हैं कि निवासी की फ़ोटो अपवाद में दिए गए एक से अलग है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, अलग अलग व्यक्तियों की फ़ोटो त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। दोस्तों मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। निम्न में से कौन त्रुटि अलग अलग व्यक्तियों की फ़ोटो को दर्शाता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, जब निवासी की फ़ोटो और उनकी अपवाद फ़ोटो मेल नहीं खाती है। तो चलिए मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। आप पाते हैं कि दी गई छवि में फ़ोटो अंधेरा है, ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, खराब गुणवत्ता त्रुटि के रूप में चिन्हित। तो आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। अगर अपवाद फ़ोटो की गुणवत्ता और दृश्यता खराब है तो इसे अपवाद फ़ोटो में खराब गुणवत्ता के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सच। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। अगर अपवाद फ़ोटो का केवल एक पक्ष स्पष्ट रूप से दिखाई देता है तो दूसरी तरफ छायांकित होती है, तो इसे फ़ोटो त्रुटि का फ़ोटो। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा झूठ। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। आप पाते हैं कि निवासी की अपवाद फ़ोटो स्पष्ट नहीं है तो आप क्या कदम उठाएंगे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, अस्वीकार करें और इसे अपवाद फ़ोटो में खराब गुणवत्ता त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। दोस्तों मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। फ़ोटो का फ़ोटो त्रुटि चिन्हित होता है जब निवासी के नामांकन को निवासी की लाइव फ़ोटो को कैप्चर किए बिना किया जाता है। तो ये सच है दोस्तों। तो चलिए मैं दोस्तों आगे की ओर बढ़ता हूँ। अगर पर्यटन के स्थान के, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सच। तो चलिए मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। उसके बाद दोस्तों यदि आप पाते हैं कि अपवाद छवि में कोई अपवाद नहीं है तो आपको इस तरह के मामले में क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर। तो उसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। अपवाद फ़ोटो निवासी की छवि नहीं दिखता है तो यह किस प्रकार की त्रुटि है। तो दोस्तों यह हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर, अपवाद फ़ोटो में वस्तु। उसके बाद दोस्तों आप पाते हैं कि शहर का नाम राज्य से संबंधित नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर, इसे नाम और पता में संभावित त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। उसके बाद दोस्तों नाम और पता में संभावित त्रुटि चिन्हित की जाती है जब पता शहर या राज्य के साथ मेल नहीं खाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सच। दोस्तों उसके बाद मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। एक अपवाद फ़ोटो अपने हाथ दिखा व्यक्ति है। आप पाते हैं कि फ़ोटो में कोई अपवाद नहीं है तो ऐसे मामले में आप क्या कार्रवाई करेंगे। तो शहर का नाम ठीक करें और विकल्प। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर, क्योंकि दोस्तों इसमें अपवाद फ़ोटो में कोई अपवाद। इसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अपवाद फ़ोटो एक आँख से ढके व्यक्ति की छवि दिखाता है तो क्या आप इस छवि को स्वीकार या अस्वीकार करेंगे। तो जी इसका आंसर 2 हो जाएगा, अस्वीकार करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं, आप पाते हैं कि शहर और राज्य मेल नहीं खाते हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे। तो दोस्तों इसका नाम और पता में संभावित त्रुटि कर देंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में शहर का नाम मेल नहीं खा रहा है तो हालांकि अन्य सभी विवरण सही है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में नाम पता यानी कि त्रुटि करके आप इसको छोड़ देंगे।
चिन्हित कर लेंगे। चलिए मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। नाम पता में संभावित त्रुटि, लिंगांतरण त्रुटि, अस्थायी भाषा और अंग्रेजी में दिए गए नाम और पते में एक मेल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा सच। तो मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। उसके बाद दोस्तों, अगर नामांकन विवरण में नाम गंवारू है तो इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। नहीं दोस्तों, नाम कोई भी हो, आपने पिछला क्वेश्चन में देख ही लिया, कोई भी नाम होता है, तो ये हो जाएगा सच। उसके बाद दोस्तों, अपवाद फोटो में से देवता की एक फ़ोटो दिखता है तो आपको इस तरह के मामले में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों 3 नंबर हो जाएगा, इस मानव फोटो गायब त्रुटि के रूप में चिन्हित करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, निम्न में से कौन व्यक्ति की फ़ोटो नहीं त्रुटि के रूप में माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर, अगर फोटो एक वस्तु दिखाता है, जैसा कि कुर्सी का फोटो पिछला क्वेश्चन में था, तो वही वाला क्वेश्चन यहाँ है। उसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। अपवाद फोटो में निम्न में से कौन से तत्व स्वीकार नहीं है। तो इसमें देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4, 5 नंबर इसका यानी कि है, बाकी ये 1, 2, 3, 4 नहीं है, इसी कारण से इसका आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। नामांकन प्रक्रिया के दौरान निवासी ऑपरेटर को अन्य निवासियों की फ़ोटो पर क्लिक करके मदद कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों झूठ। तो उसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। एक निवासी को अपने नामांकन जानकारी देने के लिए आधार नामांकन केंद्र में शारीरिक रूप से मौजूदा होना चाहिए, इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सच। उसके बाद मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। एक निवासी आपसे कहता है कि उसके पिता बीमार है और अपना विवरण देने के लिए केंद्र में आने में असमर्थ है, तो इस मामले में आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, निवासी से कहें कि वह ठीक होने के बाद एक बार अपने पिता का नामांकन करवाएं। तो उसके बाद दोस्तों, गांव के मामले में पता सेक्स होना चाहिए, तो गांव, ब्लॉक और ये जो 3 पता होना चाहिए दोस्तों कम से कम। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, सभी दिए गए विकल्प सभी है। उसके बाद दोस्तों, शहर के मामले में पता सेक्शन में होना चाहिए, तो दोस्तों देख सकते हैं 4 नंबर का विकल्प सही हो चुका है, इसका विकल्प हो जाएगा 4 नंबर, सभी दिए गए विकल्प में। उसके बाद दोस्तों, यदि पता अनुभाग में पिन कोड नहीं है तो आपको जिस त्रुटि को चिन्हित करना चाहिए वह अपूर्ण पता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सच। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। पता खंड में रिश्ते में मेल नहीं होने पर निम्न में से किस त्रुटि को चिन्हित किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 2 नंबर, संभव रिश्ता बेमेल, यानी कि वो मेल नहीं है। यदि फ़ोटो 8 साल के लड़के का है और पता अनुभाग में त्रुटि श्री दिखता है तो यह किस प्रकार की त्रुटि है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, संभव रिश्ता बेमेल। उसके बाद दोस्तों, यदि टेम्पर की हुई अन्य निवासी के दस्तावेज, आधार प्रपत्र, नामांकन पर्ची, निवासी की फ़ोटो, वस्तु, पशु का चित्र दस्तावेज के रूप में संलग्न हो तो उन्हें जाली दस्तावेज माना जाएगा और नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने और उसके खिलाफ FIR दर्ज करने पर विचार किया जाएगा, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सच। उसके बाद दोस्तों, यदि दस्तावेज अपलोड नहीं है, दस्तावेज रिक्त है, तो नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने और उसके खिलाफ FIR दर्ज करने पर विचार किया जाएगा, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सच। दोस्तों मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। नामांकन के दिन पर अपलोड किए गए सभी दस्तावेज वैध होनी चाहिए और समय सीमा समाप्त रद्द दस्तावेजों को स्वीकार करने पर नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने और उसके खिलाफ FIR दर्ज करने पर विचार किया जाएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सच। दोस्तों मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। पहचान प्रमाण के लिए प्रस्तुत दस्तावेज पर निवासी की फ़ोटो और नाम उपलब्ध होनी चाहिए। अधिक व्यक्तियों द्वारा जारी किसी दस्तावेज पर लगी फ़ोटो पर मुहर
लगी होनी चाहिए। दिशा निर्देश का पालन न करने पर नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर विचार किया जाएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सच। दोस्तों मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। यदि कोई नामांकन ऑपरेटर असाधारण अपमानजनक भाषा को कैप्चर करता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रति वर्ष 1000 रुपये की रकम और 1 महीने या उसके अधिक मामले के लिए 1 साल और 5 से अधिक मामलों के लिए निबंध 5 साल और एफआईआर के लिए निलंबित किया जाएगा। दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखता हूँ। ऑपरेटर को 1 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट करने और एफआईआर दर्ज कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों निवासी फोटो के स्थान पर भगवान की फोटो कैप्चर करना करेगा। यदि नामांकन ऑपरेटर वयस्क व्यक्ति को बच्चे के रूप में नामांकित करता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। उसके बाद दोस्तों यदि कोई नामांकन ऑपरेटर किसी जानवर फोटो, डरावनी फोटो, किसी अन्य वस्तु को निवासी को फोटो के स्थान पर कैप्चर करता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? दोस्तों मैं इसका आंसर देख लेता हूं। दोस्तों इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नामांकन ऑपरेटर निवासी की फोटो जगह किसी वस्तु, कुर्सी, लैपटॉप, दीवार, टेबल की फ़ोटो कैप्चर करेगा तो क्या कार्रवाई की जाएगी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। जो सेम क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि ये 2-3 क्वेश्चन जो आ रहा है ये सेम क्वेश्चन आ रहा है। सबका 1000 रुपया जुर्माना लगेगा। उसके बाद एक से जितना वो गलत करेगा उतना साल की उसको सजा होगा। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। यदि नामांकन ऑपरेटर निवासी की फ़ोटो की जगह किसी पशु की फ़ोटो कैप्चर करेगा तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? तो दोस्तों सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर भी हो जाएगा 4 नंबर। उसके बाद दोस्तों यदि नामांकन ऑपरेटर की लाइव निवासी फोटोग्राफी के स्थान पर फोटो की फ़ोटो कैप्चर करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? दोस्तों इसका भी हमको लग रहा है 4 नंबर होगा। दोस्तों इसका भी 4 नंबर आंसर है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों आप सीधा समझ लीजिए, अगर इस प्रकार का कोई भी यानी कि आप पे कानून कार्रवाई किया जाएगा सबका आंसर यही हो जाएगा 4 नंबर। तो आप देख सकते हैं इसका भी आंसर 4 नंबर। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। इसका क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर। ये क्वेश्चन आपका चेंज हो चुका है। दोस्तों यदि ऑपरेटर खराब गुणवत्ता फोटोग्राफ, अस्पष्ट लिंग या जन्मतिथि की तारीख जैसी त्रुटि करता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 1 वर्ष के लिए सस्पेंड किया जाएगा। उसके बाद 6 महीने और 50 से अधिक मामले के लिए सस्पेंड 25 की राशि पैकेट प्रति और 30 अधिक मामले के लिए रोक लगाए। तो दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं और बढ़ता हूँ। दोस्तों यदि दिशा निर्देश के अनुसार ऑपरेटर द्वारा भी अपवाद फोटो कैप्चर न की गई है वो तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर। देख सकते हैं दोस्तों सेम है, इसमें भी वही है सेम। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों इसका भी हमको लग रहा है दोस्तों यानी कि 3 नंबर ही आंसर होना चाहिए। दोस्तों इसका नंबर 3 नंबर ही आंसर है। दोस्तों आप इसको क्वेश्चन को पढ़ लेंगे एक बार रोक के वीडियो को। चलिए मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। उसके बाद दोस्तों अपवाद फ़ोटो या अपवाद में खराब गुणवत्ता वाली फ़ोटो के लिए ऑपरेटर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? दोस्तों इसका भी हमको लग रहा है 3 नंबर ही होना चाहिए। दोस्तों इसका भी 3 नंबर ही है। चलिए मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। तो दोस्तों इसका भी आंसर 3 नंबर ही होना चाहिए दोस्तों। चलिए इसका भी आंसर 3 नंबर है दोस्तों। आप इसको एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। तो क्योंकि दोस्तों मैं फटाफट इसलिए कर रहा हूँ कि आपका भी टाइम दोस्तों बचे। चलिए मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। उसके बाद दोस्तों यदि ऑपरेटर खाली पृष्ठ को सबूत दस्तावेज के रूप में स्कैन करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर। तो इसलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों एक अवैध दस्तावेज स्वीकार करने पर ऑपरेटर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका आंसर भी 3 नंबर ही है। 30 या उसके अधिक के मामले के लिए 6 महीने के लिए, 50 से अधिक मामले के लिए 1 वर्ष के लिए सस्पेंड किया जाएगा। दोस्तों मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। उसके बाद दोस्तों यदि ऑपरेटर ऐसे दस्तावेज स्वीकार करता है जो निवासी के जनसांख्यिकी विवरण में से मेल नहीं खाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई
की जाएगी। दोस्तों इसका भी सेम 3 नंबर आंसर है। तो चलिए मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। उसके बाद दोस्तों आधार बनाने के लिए प्रतीक्षा समय क्या है। जैसे कि दोस्तों आप आधार कार्ड बनाते हैं तो इसका प्रतीक्षा समय, तो दोस्तों आपका ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसका आंसर चलिए मैं देखा देता हूँ, 90 दिन। तो दोस्तों अगर आप बिहार यानी जिस भी आप यानी कि इंडिया कहीं भी आप अपना आधार कार्ड बनाना चाहते हैं तो दोस्तों अगर आप 90 दिन यानी 3 महीना इसका आधार बनाने के लिए प्रतीक्षा समय क्या है। 3 महीना तक आधार बनाने का प्रतीक्षा समय है यानी 90 दिन। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आएगा ही, 100% ये एग्जाम में आएगा। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। उसके बाद दोस्तों आधार दोस्तों इसके बाद आधार नामांकन केवल भिन्न प्रकार क्या है। तो इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट की ओर में बढ़ता हूँ। दोस्तों आधार नामांकन के लिए निवासी द्वारा कौन सा फॉर्म भरे जाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इसका हो जाता है आधार नामांकन सुधार फॉर्म। चलिए मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। विभिन्न आधार नंबर विभिन्न नामांकन के मामले में बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा झूठ। उसके बाद दोस्तों आधार संख्या 1 दिन में बन जाता है। तो दोस्तों ऐसा कहीं नहीं है, झूठ है। उसके बाद दोस्तों आधार नामांकन के बाद निवासी को पावती पर्ची की दी जाती है। तो जी EID नामांकन ID दी जाती है। उसके बाद दोस्तों आधार नामांकन का केवल एक प्रकार है यानी दस्तावेज के आधार पर नामांकन। तो दोस्तों ये है झूठ, बहुत प्रकार है दोस्तों। इसके बाद मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। निम्नलिखित के बीच कौन आधार लेने के लिए पात्र है। दोस्तों देख सकते हैं इसका आंसर कोई भी निवासी जो भारत में 182 दिन या अधिक अवधि से रहता है, यानी 182 दिन से अगर भारत में रहेंगे तो आपको जो है कि आधार बना सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 187 दिनों या उसके अधिक की अवधि से भारत में रहने वाला कोई भी निवासी आधार नामांकन के लिए पात्र है। दोस्तों पिछला क्वेश्चन तो आया ही था तो ये सच हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। भारत का कोई भी नागरिक जो कि पिछले 1 वर्ष से विदेश में रह रहा है तो आधार के लिए पात्र है। तो दोस्तों झूठ है। तो इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट, कोई भी निवासी जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है या अन्य प्रकार के नामांकन के लिए योग्य हैं तो वो भी नामांकन किया जा सकता है। दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर नंबर झूठ। उसके बाद दोस्तों कई बार आधार जारी किए जाने के अलावा आधार संख्या समाप्त करने के कारण मामलों में निवासियों को पुनः नामांकित करने की आवश्यकता होगी। तो इसका आंसर है दोस्तों सच। उसके बाद दोस्तों इनमें से कौन सा दस्तावेज आधारित नामांकन में अनिवार्य है। तो दोस्तों देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर निवास अपनी POI अनिवार्य, POI अनिवार्य और POI वैकल्पिक प्रस्तुत करता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नामांकन में निवासी POI और POI दस्तावेज जमा करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर दस्तावेज के आधार पर नामांकन। उसके बाद दोस्तों परिचयकर्ता से संबंधित जानकारी में से कौन सी चीज़ें परिचय आधारित नामांकन में कैप्चर की जाती है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, 2 और 4। दोस्तों नेक्स्ट ओर में बढ़ता हूँ। परिचय आधारित नामांकन की सुविधा के लिए परिचयकर्ता कौन बन सकता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर 2, दोनों 2 और 3। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ऑपरेटर पर्यवेक्षक परिचयकर्ता बन सकते हैं। तो नहीं। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। उसके बाद दोस्तों इनमें से कौन परिचयकर्ता आधारित नामांकन प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, एक स्वस्थ कार्यकर्ता ऑपरेटर को निवासी संदर्भित करता है। तो उसके बाद दोस्तों इनमें से कौन कौन बाल नामांकन के लिए पात्र हैं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कोई बच्चा जो 5 साल से कम आयु का है। दोस्तों यानी बाल आधार जो बनता है 5 साल से कम का ही बाल आधार बनता है दोस्तों। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। चलिए मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। उसके बाद दोस्तों निवासियों के कहने पर बायोमेट्रिक सूचना को कैप्चर किए बिना किसी व्यक्ति को बच्चे के रूप में नामांकित किया जा सकता है। तो इसका आंसर झूठ है दोस्तों। चलिए मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे सहित सभी व्यक्तियों के नामांकन के लिए
बायोमेट्रिक जानकारी आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों झूठ। उसके बाद दोस्तों आधार के लिए नामांकन करता समय निम्न में से कौन सी जानकारी की आवश्यकता नहीं है, तो इसका हो जाएगा जाति। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हो जाएगा दिए गए सभी विकल्प, यानी 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्या है, तो मैं देख लेता हूँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है बाल नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्या है, तो दोस्तों इसका आंसर मैं देख लेता हूँ, इसका हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर दिए गए सभी विकल्प। उसके बाद दोस्तों बाल नामांकन के मामले में नामांकन फॉर्म में किस पते का उल्लेख किया जाएगा, तो उसके बाद दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर माता पिता का पता। उसके बाद दोस्तों ऑपरेटर आधार नामांकन के लिए इच्छित राशि का शुल्क ले सकता है, तो दोस्तों झूठ है। उसके बाद दोस्तों नए नामांकन और अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन की लागत निवासी से चार्ज की जाती है, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा झूठ। उसके बाद है दोस्तों प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि चार्ज करने के लिए ऑपरेटर पर्यवेक्षक के खिलाफ क्या कदम उठाया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर। दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। उसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से निवासी के बायोमेट्रिक विवरण को प्रस्तुत करता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सभी दिए गए विकल्प। उसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा निवासी के जनसंख्यांकी विवरण का संदर्भ देता है, तो उसके बाद मैं इसका आंसर देख लेता हूँ। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। दोस्तों उसके बाद मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। नामांकन के लिए अपेक्षित सूचना में निम्नलिखित शामिल है, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा 2 नंबर का आंसर पता, लिंग, जन्मतिथि एवं ईमेल, तो मोबाइल नंबर। उसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों इसका हो जाएगा नामांकन ऑपरेटर डैश होगा, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नामांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करने जनसांख्यिकी की सूचना लेना बायोमेट्रिक जानकारी लेना। दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। उसके बाद दोस्तों निम्न में से किसको अनिवार्य अपडेट की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर। इसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। उसके बाद दोस्तों आधार बनाने की प्रक्रिया में डुप्लीकेशन प्रक्रिया क्या है, तो उसके बाद दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर किसी भी डुप्लीकेशन नामांकन की जांच करना और अस्वीकार करना। उसके बाद दोस्तों आधार बनाने की प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान करें, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर 2, 5, 1, 3 और 4 सभी सही हैं इनका। उसके बाद दोस्तों आगे की ओर मैं बढ़ता हूँ। उसके बाद दोस्तों यदि किसी निवासी के पास प्रमाण के आवश्यक सहायक दस्तावेजों में से कोई भी नहीं है, तो नामांकन डैश विधियों से किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर। उसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। उसके बाद दोस्तों बच्चे के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट डैश है, उसके बाद दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर बिना किसी मूल्य के, यानी बच्चे के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट डैश है, यानी बच्चा का जो ही बायोमेट्रिक अपडेट किया जाता है दोस्तों उसमें कोई शुल्क नहीं लगता है, इसी कारण से दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। उसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। उसके बाद दोस्तों बायोमेट्रिक विवरण अपडेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस मोड का निवासी उपयोग करता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नामांकन केंद्र पर जाकर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निवासी प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपने आधार विवरण में किए गए अपडेट की स्थिति को कैसे ट्रैक कर सकता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। उसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार संख्या भौतिक रूप में निवासियों को भेजी जा सकती है जिसमें डैश शामिल हो, चलिए दोस्तों मैं इसका आंसर देख लेता हूँ। दोस्तों इसका आंसर है 4 नंबर पत्र। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आधार आधार अनुरोध नामांकन केंद्र में निवासी के डैश तुष्टि के बाद होता है, तो आधार आधारित बायोमेट्रिक तुष्टि। दोस्तों 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आधार डाटाबेस में निम्नलिखित मोड के द्वारा आधारित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर देखिए क्या हो जाता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, नामांकन केंद्र पर जाकर। दोस्तों जैसे कि आप ईमेल आईडी मोबाइल नंबर कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको नामांकन यानी कि आधार सेंटर पे जाना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निवासी का पता आधार डाटाबेज में निम्नलिखित मोड के द्वारा अद्यतन किया जा सकता है। तो दोस्तों सभी दिए गए विकल्प यानी कि नामांकन केंद्र पर जाकर या SCSUP पोर्टल पे, दोनों भी पोर्टल पे जाके आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। उसके बाद दोस्तों पंजीकृत मोबाइल संख्या ऑनलाइन मोड SSUP पोर्टल के माध्यम से निवासियों के पता अद्यतन करने के लिए अनिवार्य है। तो दोस्तों ये सच हो जाएगा। चलिए मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। उसके बाद दोस्तों है ऑनलाइन मोड SSUP पोर्टल के माध्यम से नए मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए निवासी का पंजीकृत मोबाइल नंबर अनिवार्य है। तो दोस्तों ये हो जाएगा मोबाइल नंबर SSUP पोर्टल का उपयोग कर अवगत नहीं किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, OTP वन टाइम पासवर्ड SSU पोर्टल के माध्यम से पता अद्यतन जमा करते समय मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। तो दोस्तों आधार में पंजीकृत मोबाइल संख्या, दोस्तों यानी मैसेज आपका क्या चीज़ में भेजा जाता है, जिस आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होता है दोस्तों उसी में मैसेज भेजा जाता है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। उसके बाद दोस्तों ऑपरेटर पर्यवेक्षक स्वयं के द्वारा उसके मोबाइल नंबर अद्यतन कर सकते हैं। हर अद्यतन उसके जो भी हो स्वयं कर सकते हैं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा झूठ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की ओर में बढ़ता हूँ। ऑपरेटर पर्यवेक्षक सिस्टम में अतिरिक्त जानकारी जोड़ सकते हैं बिना निवासी के। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा झूठ। उसके बाद दोस्तों निवासी पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग कर निम्नलिखित तरीके के माध्यम से अगत आधार प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। आधार डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड आधार भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। उसके बाद दोस्तों निवासी डाक सेवा का उपयोग कर जनसंख्या की अगत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा झूठ, क्योंकि दोस्तों डाक सेवा के द्वारा आप आधार संख्या या फिर कोई चीज़ का पता नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। उसके बाद है दोस्तों संबंधित क्षेत्र में निवासी की जन्मतिथि, दिन, महीने और देश को इंगित करते हुए रिकॉर्ड करें। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वर्ष। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत 2 दस्तावेज नामों में भिन्नता है तो नामांकनकर्ता के देश में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पूरा नाम। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्ध बॉक्स में पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर का उल्लेख करके नामांकनकर्ता द्वारा घोषित किए गए रिकॉर्ड के अनुसार नामांकन एजेंसी द्वारा देश को दर्ज किया जाना चाहिए। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लिंग। दोस्तों चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। उसके बाद दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय पता रिकॉर्ड करते समय निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को खाली छोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, पता पंक्ति को। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आवासीय पते के पता पंक्ति 4 में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण दर्ज किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, मुख्य पहचान चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा पूर्ण नामांकन डाटा पूर्ण प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, पूर्व नामांकन ID। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब क्षेत्र का देश दर्ज किया जाता है, गांव, कस्बा, शहर, VTC और डाकघर का नाम स्वयं पता चल जाता है। तो दोस्तों नहीं, 4 नंबर के आंसर होगा, पिन कोड पे पता चलता है कि किस जगह का कैसा एड्रेस है। पिन कोड के ही द्वारा आपका घर एवं डाकघर तक आधार कार्ड पहुंचती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब एक निवासी सही जन्म तिथि नहीं दे
पता तब आप क्या करेंगे। तो दोस्तों 3 नंबर का इसका आंसर निवासी द्वारा उल्लेखित आयु दर्ज करेंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश को यह सुनिश्चित करना होगी कि समीक्षा के दौरान स्टेशन पर प्रत्येक ऑपरेटर के पास महत्वपूर्ण बिंदुओं की एक प्रति जांच के लिए उपलब्ध हो। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, नामांकन एजेंसी पर्यवेक्षक। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ऑपरेटर उसके फिंगरप्रिंट और या डैश प्रदान करके हर नामांकन हस्ताक्षर करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, आग की पुतली। उसके बाद दोस्तों मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा परिचयकर्ता आधारित सत्यापन के मामले में सक्रिय हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, परिचयकर्ता या परिवार का मुखिया पता। तो दोस्तों चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, नामांकन एजेंसियों को बायोमेट्रिक डाटा कैप्चर करने के लिए देश द्वारा प्रमाणित बायोमेट्रिक डिवाइस उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। तो चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, फिंगरप्रिंट कैप्चर करने के लिए कैप्चर समक्ष करने के लिए उंगली को डैश पर सही ढंग से रखा जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका देखिए ऑप्शन नंबर जो है कि 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लेटिन यानी कि अगर पेपर पे नहीं रखना चाहिए, वो जो उसका मशीन होता है मशीन के ऊपर रखना चाहिए उंगली, तब ढंग से यानी कि आपका स्कैन हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, खड़े होकर फिंगरप्रिंट सबसे अच्छा कैप्चर किया जाता है। तो दोस्तों सच है, क्योंकि दोस्तों आप खड़े रहेंगे तो आपका उंगली जो होता है मशीन के ऊपर, जो भी बायोमेट्रिक मशीन होता है आधार कार्ड वाला, उसमें पूरा तरह से बैठ जाता है और बैठने के बाद आपका मशीन यानी हाथ पे नहीं बैठेगा। इसी कारण से दोस्तों खड़े होकर के आपको जो भी आपका कैंडिडेट होगा उसका बायोमेट्रिक को लेंगे। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, चेहरे की छवि लेने के लिए नामांकन कर्ता की डैश लेनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले उसका जो है कि ललाहट मुद्रा, यानी कि पहले उसको हिला डुला के चेक कर लीजिए एक बार, उसके बाद जो है कि फिर उसका फ़ोटो लीजिए। चलिए मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ, मानव ऑपरेटरों के लिए डैश के साथ चेहरे की छवियों का विश्लेषण और पहचान करना मुश्किल है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, खराब रोशनी। दोस्तों अगर ख़राब रोशनी रहेगी यानी कि लाइट कम दिखेगा आपका, तो आप जो है कि दूसरे का चेहरा को नहीं पहचान पाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, यदि व्यक्ति आमतौर पर चश्मा पहनता है तो यह सिफारिश की जाती है कि तस्वीर डैश ली जाए। तो दोस्तों चश्मे के साथ, यानी कि अगर व्यक्ति चश्मा पहनता है तो उसको आधार कार्ड का यानी कि आधार कार्ड में जो फ़ोटो उसका आएगा चश्मा का साथ ही लेना चाहिए। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ, चेहरे की छवि को कैप्चर करते समय चेहरे के किसी भी हिस्से को छुपाने वाले डैश का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, समान। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, आइरिस कैप्चर करने के लिए डैश कैप्चर डिवाइस को संभालेगा। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑपरेटर। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइरिस कैप्चर प्रक्रिया डैश प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। तो दोस्तों ये हो जाएगा परिवेशी यानी क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, चेहरे की छवि को कैप्चर करते समय धार्मिक कारणों से डैश जैसा सहायक साधन रखने की अनुमति है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, पगड़ी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, फिंगरप्रिंट कैप्चर करने के लिए फिंगरप्रिंट डिवाइस पर उंगलियों की स्थिति के लिए डैश का उपयोग करें, क्लॉथ प्रदान की, यानी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, संकेतक। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप डैश दर्ज करते हैं तो पूर्व नामांकन डाटा संबंधित फील्ड में पॉपुलेट हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। यदि सत्यापन का प्रकार परिचयकर्ता आधारित है तो परिचयकर्ता का डैश दर्ज किया गया है। आधार कार्ड नंबर। तो दोस्तों इसका 2 नंबर आंसर हो जाएगा नाम और यूआईडी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको लग रहा है कि मैं तेज़ी से बना रहा हूं दोस्तों, तो आप रोक करके वीडियो खुद से पढ़ करके आप दोस्तों क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैप्चर जनसांख्यिक और बायोमेट्रिक विवरण। तो दोस्तों डैश हस्ताक्षर बायोमेट्रिक अपवाद के मामले में सॉफ्टवेयर में सक्रिय है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर पर्यवेक्षक का। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। डैश को कैप्चर करने के लिए कैप्चर डिवाइस में ऑटो फोकस और ऑटो कैप्चर फंक्शन का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर चेहरे की छवि। उसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। चेहरे की छवि को कैप्चर करते समय चिकित्सा कारणों से डैश जैसी सहायक उपकरण की अनुमति है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आँखों को ढकना, यानी 3 नंबर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आइरिस कैप्चर में आइरिस का महत्वपूर्ण हिस्सा दिखाई नहीं देता तो सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान की गई प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर रोरा कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों है 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए डैश से जुड़े बायोमेट्रिक को लेना होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा माता पिता या रिश्तेदार। यानी दोस्तों जैसे कि 5 साल से कम का उम्र जो ही बच्चा होता है उसका अगर आप आधार कार्ड बनाएंगे तो उसका परिवार का किसी एक व्यक्ति का यानी माता या पिता या उनका परिवार में जो भी व्यक्ति हैं तो उनका बायोमेट्रिक कैप्चर किया जाता है। तो चलिए मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। फिंगरप्रिंट डिवाइस के प्लेटिन को साफ करने के लिए समय समय पर डैश कपड़े का उपयोग करें। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर पट्टी रहित कपड़ा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिंगरप्रिंट को कैप्चर करते समय प्लेटिन पर डैश नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश की प्रयत्न चमक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनिश्चित करें कि उंगलियों को डैश रखा गया हो और स्कैनर पर अच्छी तरह से रखा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर प्लेट और उंगली के शीर्ष जोड़ तक। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश फिंगर्स की एक सही स्थिति नहीं है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर सॉफ्टवेयर के द्वारा कदम उठाने योग्य प्रतिक्रिया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेहरे की छवि कैप्चर के दौरान कैप्चर डिवाइस डैश से प्रभावित नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर दिए गए सभी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवासी किसी भी दस्तावेज सबूत के बिना जन्म तिथि की घोषणा की है तो आप डैश जन्म और की तारीख रिकॉर्ड करने के लिए ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आवेदक के लिंग को पुरुष के रूप में रिकॉर्ड करने के लिए आपको दिए गए बॉक्स से डैश चुनाव होगी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर एम। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को आवासीय पते में दर्शाई पंक्ति 5 में कैप्चर करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर मोहल्ला स्थान पोस्ट। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्टर इफ को पहले से यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस क्षेत्र के पिन नंबर जिसमें नामांकन लिया गया है पूरी तरह से और सही ढंग से डैश में कैप्चर हो रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 1 नंबर सॉफ्टवेयर पिन मास्टर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेहरे की छवि कैप्चर के लिए उपयोग किए जाने वाला डैश कोई आइरिस कैप्चर के दौरान बंद किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 2 नंबर टेबल प्रकाश। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, खराब रोशनी डैश के प्रदर्शन पर
एक उच्च प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, चेहरा पहचानना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की चेहरे की छवि को कैप्चर के लिए यह स्वीकार है कि बच्चा डैश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी माता पिता के चेहरे की छवि कैप्चर किए बिना माता पिता की गोद में बैठ सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विफल हुए कैप्चर के लिए डैश की जांच की जानी चाहिए। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तर 1, कदम उठाने योग्य प्रतिक्रिया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक आँख का आइरिस पैटर्न सहसंबंधित नहीं है और डैश बायोमेट्रिक फीचर सेट देता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी 2 स्वतंत्र। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आइरिस लेते समय निवासी दूर दिख रहा है तो सॉफ्टवेयर द्वारा की गई क्रियाशील प्रतिक्रिया डैश है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बाधा। छोड़िए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, निगाह सही नहीं है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। दस्तावेज आधारित सत्यापन के मामले में आवासीय पते को रिकॉर्ड करने से पहले किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान किए गए डैश दस्तावेज को सत्यापित करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पते का प्रमाण। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर द्वारा दी गई कार्रवाई योग्य प्रतिक्रिया पोज हैं तो उत्पादन छवि में विचलन कोण डैश से अधिक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से डैश अस्थायी स्थिति में सबसे अच्छा कैप्चर लिया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उंगली की छाप। दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। कैप्चर प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटर को फीडबैक प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति को डैश है। दोस्तों 2 नंबर हो जाएगा, छवि गुणवत्ता का मूल्यांकन किए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, IRIS स्कैन के लिए आँखों को पूरा खोलने के लिए निवासी को निर्देश देने के लिए ऑपरेटर निवासी को डैश भी बता सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुस्से से देखो। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सत्यापन का प्रकार दस्तावेज आधारित है तो निवासी द्वारा प्रदत्त दस्तावेज के आधार पर ड्रॉप डाउन से उपयुक्त डैश दस्तावेज चयन किया जाना चाहिए और सत्यापनकर्ता द्वारा सत्यापित किया जाएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, दोनों, 1 और 2 दोनों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निवासी के पास डैश है तो रसीद संख्या क्षेत्र में दर्ज किए जानी चाहिए, अन्यथा N/N के रूप में चिन्हित करें। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, NPR रसीद। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि सभी फिंगरप्रिंट सही है तो भी यह सलाह दी जाती है कि साइन ऑफ के लिए या तो डैश या हाथ का प्रयोग करें। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उंगली या तर्जनी उंगली। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिचयकर्ता को रिकॉर्ड अनुमोदित करने के लिए अपने डैश देने के लिए की ज़रूरत है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उंगली की छाप। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामांकन एजेंसियों में बायोमेट्रिक डाटा पर कैप्चर करने के लिए डैश द्वारा प्रमाणित बायोमेट्रिक उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, UIDI। दोस्तों मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैप्चर करने के लिए समय समय पर फिंगरप्रिंट उपकरणों की जांच करें। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, दिए गए सभी, यानी खरोच, फोकस से दूरी छवियां, केवल आंशिक छवियां। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेहरे की छवि कैप्चर करने के लिए डैश कैप्चर डिवाइस का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑटो फोकस और ऑटो कैप्चर।
दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब छवि गुणवत्ता सही हो या चेहरे की छवि कैप्चर करते समय यदि कैप्चर की अधिकतम संख्या समाप्त हो रही हो तब ऑपरेटर डैश करना चाहिए। दोस्तों इसका आंसर होगा 4 नंबर, अगले चरण पर जाए। तो चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नाम के लिए प्रदान किए गए स्थान पर व्यक्ति का नाम डैश दर्ज किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, पूरे में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रदान किए गए 2 जीवन प्रमाणों में प्रारंभिक और पूरे नाम के साथ समान नाम में विभिन्नता है तो डैश दर्ज किया जाना चाहिए। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, नामांकनकर्ता का पूरा नाम। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वन्यात्मक और अन्य कारणों से अस्थायी भाषा में डैश को मैनुअल रूप से सही करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवासी के साथ नामांकन डेटा की समीक्षा के दौरान ऑपरेटर नामांकन समाप्त करने से पहले निवासी को डैश को पढ़ाना होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, दिए गए सभी। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फिंगरप्रिंट को कैप्चर करने के सही क्रम की पहचान करें। तो दोस्तों 2 अंगूठे, यानी कि दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 2 और 3 दोनों हो जाएगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइरिस कैप्चर के दौरान ऑपरेटर को निवासी को डैश निर्देश अवश्य देना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, दिए गए विकल्प में से सभी। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निवासी द्वारा प्रस्तुत एक दस्तावेज में नामांकन पहचान के सबूत की ड्रॉप डाउन सूची नहीं है तो यह पहचान दस्तावेज का स्वीकार सबूत नहीं है और निवासी को या तो ऐसा मामले में नामांकन के लिए पहचान के वैध प्रमाण पत्र या डैश की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 परिचयकर्ता। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोषित नाम और POI दस्तावेज में से एक के मामले में निवासी द्वारा घोषित नाम नामांकन एजेंसी द्वारा दर्ज किया जा सकता है यदि डैश। दोस्तों इसका आंसर जाएगा 2 नंबर, डैश अंतर केवल वर्तनीय और या अंतिम नाम पहले नाम से लिखा गया हो। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 साल से कम उम्र के बच्चे के मामले में यदि माता पिता दोनों जीवित हो तो माता पिता रिश्तेदार के डैश को जुड़ा जाएगा और डैश को प्राथमिकता दी जाएगी। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा EID UID माता। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बच्चे के नाम के साथ पिता या माता का अभिभावक ने नामांकन नहीं करवाया है और या उनके पास UID नहीं है तो उस बच्चे का नामांकन डैश यानी 2 नंबर आंसर नहीं किया जा सकता है। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामांकन एजेंसी निवासी को सूचित करेगी कि उसकी जनसंख्यांकी और बायोमेट्रिक जानकारी का उपयोग डैश जनरेशन के लिए किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर दोस्तों, आधार और प्रमाणीकरण। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। जब फिंगरप्रिंट कैप्चर विफल हो जाता है तो ऑपरेटर को यह जांचना चाहिए कि सॉफ्टवेयर द्वारा निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया प्रदान की गई है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, दिए गए सभी। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। फिंगरप्रिंट को कैप्चर करते समय अतिरिक्त उंगलियों के मामले में अतिरिक्त उंगली डैश होनी चाहिए। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति या स्थान एक रजिस्टर बनने के लिए योग्य है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, कोई भी केंद्रीय सरकार के
अंतर्गत स्थान मंत्रालय राज्य सरकार। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे रजिस्ट्रार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, आधार नामांकन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार नामांकन अपडेट के लिए देश में विनिर्देश रजिस्टर को हर समय आचार संहिता का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2016। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेंसियों के आवेदनों के मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है और योग्य एजेंसी को नामांकन एजेंसी ई के रूप में सूचीबद्ध करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, रजिस्टर और यूआईडी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अब 210 क्वेश्चन दोस्तों रह गया। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको 210 क्वेश्चन करवा दूंगा। उसके बाद दोस्तों आप वीडियो को स्किप ना करें, रोक रोक करके वीडियो को देखें। 100% आप सुपरवाइज़र का आईडी ले पाएंगे दोस्तों, सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट ले पाएंगे इस वीडियो को देख करके। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आधार कार्ड किस प्रकार से आपको आधार कार्ड का आईडी मिलेगा, मैं उसका भी फुल प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।